Hello student, welcome back to Mind Explorer Institute and I am Nidhi Seni. We can continue our light chapter. ठीक है, chapter number 10. In this chapter, we can do the second phenomena, that is refraction of light. In first, we can understand the reflection. Now we can do refraction. And what are the difference between two is, let us understand. Okay. So refraction. What is refraction? In reflection, when your light falls on any opaque object, it bounces back. That is your reflection. Now in refraction, when there is any transparent medium or translucent medium, so in this case your light passes through it. Okay, so your light, when your light is passing through any medium, then the change in mediums change the speed of light, and this is your refraction. So when light travels from one medium to another medium, its speed of light is changed, and this phenomena is called refraction of light. तो इसको अब हम ध्यान से समझते हैं. तो सबसे पहले देखो, जैसे क्या होता है, सपोज टू बी एयर है. एयर जो है वो एक रेयरर मीडियम हम कंसीडर करते हैं. रेयर मतलब जिसमें डेंसिटी कम होती है, क्योंकि एयर के पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं. तो स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि लाइट को जब ट्रैवल करना है तो उसके बीच में बहुत स्पेस है, उसकी जो लाइट की स्पीड है वो क्या रहेगी, यहाँ पे बहुत ज्यादा रहेगी. ठीक है, बिकॉज ये रेयरर है. बट जैसी वो सपोज टू बी किसी ग्लास में एंटर करती है, तो ग्लास इज सॉलिड, तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, पास पास. तो जब लाइट यहां पे एंटर करेगी तो पार्टिकल्स बहुत ज्यादा हैं, जिसकी वजह से ये कैसा मीडियम है, आपका डेंसर मीडियम है. तो जब यहां पे एंटर करेगी तो लाइट को नहीं मिल रही उतना स्पेस, तो इसकी जो स्पीड ऑफ लाइट है इस केस में क्या हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी. तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो ड्यू टू डेंसिटी उसकी स्पीड ऑफ लाइट चेंज होती है, और इसी फिनोमेना को हम क्या बोल देते हैं, रिफ्रैक्शन कह देते हैं. तो इसकी वजह से क्या होता है बेटा, आपका जो लाइट है ना वो बेंड करती है थोड़ी सी. अब देखो, सपोज टू बी कि यहां पे मैं एक वाटर मीडियम बना देती हूं. ठीक है, अब देखो लाइट एयर में है, ट्रैवल कर रही है, तो अकॉर्डिंग टू आर ये लाइट को ऐसे ही चले जाना चाहिए था, है ना. बट यहां पे डेंसिटी डिफरेंस की वजह से, एयर और वाटर में डेंसिटी का डिफरेंस है, इसकी वजह से हम यहां पे जब जहां पे मीडियम हमारा चेंज होगा हम वहां पे एक नॉर्मल रे बना लेंगे. ठीक है, तो बेसिकली हमारी लाइट को वैसे ही चले जाना चाहिए था स्ट्रेट, बट एयर इज रेयरर मीडियम एंड वाटर इज कंपैरेटिवली डेंसर मीडियम, तो पार्टिकल्स को उतनी जगह नहीं मिलेगी, तो वो क्या होगा, बेंड करेगा टूवर्ड्स द नॉर्मल, और कुछ इस तरीके से वो क्या होगा, पास होगा. तो बेसिकली ऐसे चला जाना चाहिए था, बट एयर टू वाटर डेंसर, रेयरर टू डेंसर हो रहा है, इसीलिए इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल की तरफ. ठीक है, तो यहां पे आपको एक चीज याद रखनी है कि जब भी रेयरर टू डेंसर में लाइट ट्रैवल करेगी तो इट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल. ठीक है, एंड ओपोजिट ले लेते हैं अब हम इसका. ठीक है, ओपोजिट के लिए देखो, जब अब आपकी डेंसर टू रेयरर जाएगी, सपोज टू बी ये वाटर है और नाउ एयर, तो वाटर में स्लो स्पीड थी, यहां पे हम नॉर्मल बनाएंगे, बेसिकली इसको ऐसे ही चले जाना चाहिए था सेम उससे. बट यहां पे क्या होगा, जैसे ही वो बाहर आएगी, पार्टिकल्स के बीच में बहुत जगह है, तो वो क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी और इजीली निकल पाएगी, उसकी स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा हो जाएगी. तो जब डेंसर टू रेयरर जाएंगे तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी. बस आपको ये माइंड में रखना है. ठीक है, अब हम इसको यहां पे देख लेते हैं. तो देखो यहां पे
ये आपको दिखा रखा है, इट अपीयर्स व्हेन ट्रैवलिंग ओब्लिकली फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट इन द सेकंड मीडियम चेंज, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है आपको? इसकी वजह से ही जब भी आप किसी उसके अंदर कॉइन को डालो, या आपने कभी देख रखा होगा कि ऐसे आप बीकर में अपनी पेंसिल को डालते हो तो पेंसिल आपको लिटिल बिट अपनी जगह से अलग नजर आती है, या कॉइन थोड़ा मोटा मोटा सा नजर आता है। तो ये कहता है आपको यहाँ पे कि जब हम कोई कॉइन वगैरह डाल देते हैं, बिकम विजिबल अगेन ऑन पोरिंग इनटू द बाउल, द कॉइन अपीयर स्लाइटली रेज्ड इन इट्स एक्चुअल पोजीशन बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पे पेंसिल का भी एक एग्जाम्पल है। ये छोटे छोटे एग्जाम्पल आप माइंड में रख लेना, कभी कभी आ जाते हैं। नाउ अब आप देखो यहाँ पे एक एक्टिविटी दिखा रखी है आपको, सेम चीज समझाई हुई है ग्लास स्लैब के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे हमने एक अपने ग्लास स्लैब को रख लिया। तो ग्लास स्लैब अब बेसिकली आपका क्या हो रहा है, ग्लास है तो ऑब्वियसली डेंसर है, एयर है तो आपकी क्या है, रेयरर है। और अगेन जब हम इधर से ग्लास से वापस एयर में आएंगे तो भी फिर हम रेयरर में आ जाएंगे। ठीक है, तो रेयर टू डेंसर जब जाएगी तो बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल, और जब डेंसर टू रेयर जाएगी तो बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, है ना। तो अब आपको ये चीजें दिमाग में रख के इस एक्टिविटी को समझना है। तो देखो, लाइट यहां से आई तो ये कह रहे हैं इसको ऐसे पास हो जाना चाहिए था भैया, सीधा ही पास हो जाना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ क्योंकि लाइट के मीडियम चेंज होने की वजह से अब ये क्या करेगी, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये एक्चुअली ऐसे बेंड हुई। ठीक है, अब फिर से इसको ऐसे ही चले जाना चाहिए था, बट जब ये फिर दोबारा से इससे निकलेगी तो दिस इज अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी और कुछ इस तरीके से ये बाहर निकलेगी। तो आपको यहाँ पे तीन तरह की रेस समझ आएंगी। पहली रे आपकी जो ये वाली आ रही है, ये है आपकी इंसिडेंट रे। ये जो हुआ ये हुआ रिफ्रैक्शन, तो इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। और ये जब बाहर निकल के आई है तो इसको बोलेंगे इमर्जेंट रे। ठीक है, आप यहां पे पढ़ लोगे, आपको यही सब कुछ यहां पे दे रखा है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझ लेना, समटाइम्स ये एक्टिविटी करने के लिए आ जाती है आपको, तो ये आपको रेस पता होनी चाहिए। सो अब हमारे रिफ्रैक्शन के दो लॉज होते हैं। ठीक है, वन लॉ इज सिमिलर टू द रिफ्लेक्शन। ठीक है, जो ज्यादा कोई चेंज नहीं है उसमें। ये कहता है हमें कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेरेंस ऑफ द टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, कि ये वाली रे इंसिडेंट रे, ये वाली नॉर्मल रे, और ये जो रिफ्रैक्शन हुई है इस पॉइंट पे ये एक ही प्लेन पे आती हैं। ठीक है, दूसरा आपका इंपॉर्टेंट है जिसको हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ। ये 1 मार्कर में डायरेक्ट भी आ जाता है, एमसीक्यू में भी आ जाता है। तो ये आपको बोलता है, वहां पे क्या था कि एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। यहां पे आपको आगे ऐड कर देना है बस साइन को। ठीक है, तो साइन आई अपॉन में साइन आर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ज्यादा मुश्किल नहीं है, दिमाग में घुसाओ चीजें, रिलेट करो, बड़े आराम से समझते जाओगे। ठीक है, चलो देखो जरा ध्यान से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हम इंडेक्स क्या बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, कहां बनाते हैं, सोचो जरा। बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है वैसे ये। इंडेक्स बनाते हो अपनी नोटबुक के आगे, पहले क्या किया, फिर क्या किया, फिर क्या किया, फिर क्या किया। तो यहां पे भी आपको एक इंडेक्स बना के दे रहे हैं इस तरीके से कि सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, फिर बढ़ गया, फिर बढ़ गया, फिर बढ़ गया, फिर बढ़ गया, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में दे दिया और लास्ट में देखो। तो दिस इज योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हाँ, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली क्या है, स्पीड ऑफ लाइट्स है इन डिफरेंट मीडियाज, कि एयर में क्या होगा, ऑयल में क्या होगा, वाटर में क्या होगा, ठीक है, कैरोसिन में क्या होगा, अलग अलग तरह के फ्लूइड लिए सबके अंदर स्पीड ऑफ लाइट को चेक किया और आपको बता दिया है। तो यहाँ पे ये हमें बताता है कि लाइट जो होती है ना वो सबसे फास्टेस्ट ट्रैवल करती है वैक्यूम में विद द स्पीड ऑफ दिस। ये याद रख लेना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
ये हमारी सी की वैल्यू है। तो ये क्या कह रही है, स्पीड ऑफ लाइट जो है वो सबसे ट्रैवल किसमें है, वैक्यूम में। वैक्यूम में क्यों है, क्योंकि वहां पे कोई पार्टिकल्स ही नहीं है। तो जब कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं है तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, सबसे ज्यादा हाई हो जाएगी। तो इसीलिए हम इसको यहां पे लेके चलते हैं। नाउ अब ये बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हम दो मीडियम के बीच में देखते हैं क्या होता है। यहां इसने मीडियम 1 ली एयर और मीडियम 2 लिया ग्लास, ठीक है। तो ये इसको एन जो होता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ये इसको कह रहा है N21, क्या बोल रहा है ये, N21। पेन बदल लें, ठीक है। N21, 21 में आप ध्यान से देखो, 2 है जिसमें हम फाइंड आउट कर रहे हैं, टू फाइंड। 2 क्या है, जिसमें हमें फाइंड आउट करना है। अगर मैं 1 2 लिख रही हूं तो 1 क्या है, जिसमें हमें फाइंड करना है क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, टू फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और पीछे वाली वैल्यू आपको रिप्रेजेंट करेगी विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, ठीक है। पीछे वाली वैल्यू आपकी बताएगी विद रिस्पेक्ट टू विच मीडियम। तो यहां पे हम दो चीजें कंसीडर कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमारी जो स्पीड ऑफ लाइट है वो एक मीडियम में क्या है और उसमें क्या चेंज आया दूसरे मीडियम की वजह से। भाई एयर में बहुत तेज ट्रैवल कर रही थी, बट जैसे ही ग्लास आया उसको स्पीड कम करनी पड़ी। मान लो 100 से यहां पे थी और अब ये 60 पे आ गई है, तो चेंज क्या आया और क्यों चेंज आया, ठीक है। तो ये बताता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये ऑफ लाइट इन 2 1, तो 2 1 का मतलब क्या है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो जो पीछे है उसको ऊपर लिख देंगे, जो आगे है उसे पीछे लिख देंगे। तो अगर मैंने इसको ऐसे बताया था आपको N21, तो हम कह रहे थे कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज 1/2, ठीक है। ये देखो 1/2 हो जाएगा आपका यहां पे। और अगर मैं 1/2 लिखूंगी तो ये पीछे वाला ऊपर और आगे वाला नीचे, ठीक है। तो बस इसको याद रखने का ये दिमाग में है। बस आपको मेन चीज क्या दिमाग में रखनी है कि जो पहले है हम उसमें चेंज देख रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में, बाद वाले मीडियम के रिस्पेक्ट में। और जब यहां लिखना है तो उसको उल्टा करके लिख देना है आपको, ठीक है। तो यहां पे देखो क्या है, 2 1 था तो मैंने 1 ऊपर कर दिया, 2 नीचे, और यहाँ पे 1 2 है तो 2 ऊपर 1 नीचे, ठीक है। दैट्स इट। अब जो इसमें मेन चीज है ना जो आपको पूछी जाती है, वो पूछा जाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम का क्या मतलब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से, ठीक है। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, एक्यूरेसी, यानी कि एक्यूरेट वैल्यू। अगर मुझे किसी भी मीडियम की एक्यूरेट वैल्यू चाहिए, जैसे मैं बोल रही हूं कि एयर जो है अब उसके बाद वो ग्लास में आ रहा है, मुझे ग्लास में स्पीड बताओ कि कितनी होगी, ठीक है। तो यहां पे मेरे को कैसे फाइंड आउट करूंगी, क्योंकि मुझे तो नहीं पता ना ऊपर वाले मीडियम में क्या है, नीचे वाले मीडियम में क्या है, और स्पीड का कितना चेंज आ रहा है, ये मैं कैसे बता दूं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक मीडियम को फिक्स करना पड़ेगा। जैसे इसका एग्जांपल मैं देती हूँ, सपोज टू बी कि हमारी मैं एक बॉस हूं, ठीक है। मैंने आपको टास्क दिया है, ठीक है। मैंने आपको एक प्रोजेक्ट दिया कि ये मुझे कंप्लीट करके 2 दिन में आप सबमिट करो। मैंने इस प्रोजेक्ट के लिए 2 टीम्स बांट दी, ए एंड बी, और आपको प्रोजेक्ट दे दिया। 2 दिन के बाद आपको मुझे सबमिट करना है। नाउ जब आप जाते हो इसको कंप्लीट करने, तो 2 डेज के बाद आप मेरे पास आ जाते हो एंड बोलते हो क्या, क्या बोलोगे, हुआ नहीं, नहीं, वो अच्छे बच्चे थे उन्होंने कर लिया, ठीक है। क्योंकि नंबर नहीं दूंगी ना मैं, ठीक है। क्योंकि क्या होगा, अब उन्होंने मुझे जब सबमिट करवाया तो मेरे पास तो 100% काम आ गया। नाउ मैं बोलूंगी चलो जी रिवॉर्ड्स ले लो, आपने इतनी मेहनत करी है। तो जब रिवॉर्ड्स में दूंगी ना, उस टाइम पे क्या होगा, बवाल होगा। जो टीम बी है
वो कहेगी नहीं हमने सारा काम किया है, ए वालों ने तो कुछ भी नहीं करा, 20% करके छोड़ दिया था, इनका भी सारा काम हमने करा। ए वाले कहेंगे नहीं नहीं झूठ बोल रहे हैं, लड़ाई होगी। ठीक है, तो मैं अभी के लिए रिवॉर्ड्स को रोक दूंगी, मैं कहूंगी चलो आफ्टर सम टाइम आई विल टेक डिसीजन। नाउ कुछ दिन के बाद अब मैं सेकेंड टास्क देने लगी हूं और अब मैं सेम टीम्स अलग अलग वे में फिर से डिवाइड कर रही हूं। तो मैंने बी वाली टीम को इस बारी बोला है तुम सिर्फ 20% काम करोगे, मुझे तुम्हारी एब्सोल्यूट वैल्यू पता चल चुकी है, तुम 20% काम करोगे। अब मैं देखती हूँ ए वाले कितना काम करेंगे। नाउ अब 2 दिन के बाद फिर से आप मेरे पास वापस आ रहे हो, तो अब क्या हुआ, सिर्फ मेरे पास पूरा काम नहीं आया, मेरे पास सिर्फ 60% काम आया। तो क्या मैं बता सकती हूं कि ए वालों का कितना परसेंट काम हुआ है? मैंने बी को बोला था तुम 20% करके रुक जाना, और टोटल काम मेरे पास 60% आया, तो उन्होंने कितना किया? यस, उन्होंने किया 40%। तो जब मुझे एक मीडियम की, एक टीम का पता चल गया, तो दूसरी टीम की मुझे एक्यूरेट वैल्यू पता चल जाएगी, और इसी वे में मैं फाइंड आउट करूंगी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मैं क्या कह रही हूं, जो वैक्यूम है उसमें स्पीड ऑफ लाइट सबसे फास्ट होती है, मतलब क्योंकि उसमें वहां पे कोई है ही नहीं, तो मुझे उसकी वैल्यू पता है। कितनी है उसकी वैल्यू? 3.8, 3 इंटू 10⁻⁸ सॉरी। ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है? इफ मीडियम 1, अगर आपका मीडियम क्या है, एयर या वैक्यूम है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 इज कंसीडर्ड विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, एंड दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, विच इज डिनोटेड बाय, कैसे डिनोट करेंगे उसको? n इक्वल्स टू सी बाय वी। यहां पे आपका c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और नीचे क्या हो जाएगी? स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। ठीक है, तो v क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, और c क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, दैट इज c बाय v। तो ये आपका एब्सोल्यूट का होता है, और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आ जाते हैं। देखो जरा, ये आपके एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, पहले हम ये वाला कर लेते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट? इसका मीनिंग क्या होगा? अगर मैं पीछे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे चली जाती हूं, तो मुझे यहां से दिख रहा है डायमंड इतना, यानी कि सबसे लास्ट में है, तो ये बहुत ज्यादा क्या है? ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है। ये क्या है? ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है। तो जो जितना ज्यादा डेंसर होगा, स्पीड ऑफ लाइट उतनी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। बट इसको मैं सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो मैं क्या कर लूंगी, n इक्वल्स टू सी बाई वी, फॉर्मूला याद है जो अभी करा था? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, c की वैल्यू आपको पता होती है। नाउ 2.42, ओ सॉरी ये तो हम ले चुके हैं। v उधर चला जाएगा, तो 3 इंटू 10⁸8 अपॉन में 2.42। ठीक है, सो दिस इज समथिंग, आप कट करोगे तो ये 1 पॉइंट कुछ आएगा। अगर ये 1 पॉइंट कुछ आ रहा है, लेट अस से मैं 4 ले लेती हूं अभी, तो ये 1.4 आ रहा है, और यानी कि जो इसकी स्पीड ऑफ लाइट है वो क्या है? आपकी बहुत ज्यादा कम आ रही है। तो आप इससे ये बता दोगे, सॉल्व करोगे, दिस मीन्स द स्पीड ऑफ लाइट इज वेरी लो इन दिस मीडियम, और लिख दोगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखो, यहाँ पे ये आप सारे कर सकते हो बड़े आराम से, और ये इंपॉर्टेंट भी हैं सारे क्वेश्चन। ये कहता है आपको कैरोसिन दे दिया, टर्प्यूटाइन दे दिया, वाटर दे दिया, इन विच ऑफ दीज डज द लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट? तो फास्टेस्ट किसमें करेगी? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? सबसे ज्यादा कम होगा। क्या क्या दिया था हमें? वाटर, टर्पेटाइन, और एक क्या था? कैरोसिन। यस, कैरोसिन। वाटर, टर्पेटाइन एंड कैरोसिन। तो देखो, वाटर की सबसे कम डेंसिटी है, तो सबसे फास्ट ट्रेवल इसमें करेगी, देन कैरोसिन, और देन टर्प्योटाइन। तो आप आराम से बता सकते हो। नेक्स्ट आपको ये कह रहा है, आपको बताना है कि हैविंग हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी डायमंड, और लोएस्ट अभी हमने देखा एयर।
अब यहाँ पे ये इसी पे बेस्ड अगेन एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फिर से कह रहा है लाइट एंटर फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि ये मुझे किसकी वैल्यू दे दी इसने, एन की वैल्यू दे दी है 1.50। फिर ये कह रहा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास, यानी कि v पूछ रहा है आपसे, और इसने मुझे क्या दे दिया है, c की भी वैल्यू दे दी है 3 into 10⁸8। तो आप इसमें पुट कर लोगे, ठीक है, n की जगह पे ये डाल देना 1.50 इक्वल्स टू यही 3 into 10⁸8 अपॉन में v फिर से उधर ये इधर काटा पिटी करोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको ये कह रहा है फर्स्ट में लाइट ट्रैवल कर रही है एयर टू वाटर, एयर टू वाटर, रेयर टू डेंसर, रेयर से डेंसर में जाएगी तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बताओ 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 जल्दी, तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो आपका आंसर हो गया ये, ठीक है। सो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, लाइट चैप्टर ओवर होता है, अच्छे से कर लो, सब समझ आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा इसके बाद जो टॉपिक है वो क्या होगा, स्फेरिकल लेंसेज का, उसके हम रे डायग्राम सीखेंगे, देन पावर करेंगे, हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा और आपको सब कुछ आई होप समझ आ जाएगा। तो प्रैक्टिस करो और साथ साथ ये क्वेश्चंस करो, ओके। चलो अब हम जल्दी से स्फेरिकल लेंसेज के रे डायग्राम्स को देख लेते हैं। तो जैसे हमने मिरर के करे थे, यहाँ पे लेंस के, अब सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना है कि हम लेंस बनाते कैसे हैं। तो देखो, दो स्फेरिकल मिरर को हमने लिया, ठीक है, कॉन्वेक्स में बाहर से होता था आपका रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, तो अब रिफ्रैक्शन होगा, क्यों, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दो कॉन्वेक्स मिरर्स को ज्वाइन कर रहे हैं बाय एक वेरी ट्रांसपेरेंट एडिसिव आता है उसके थ्रू, तो हमने इन दोनों को ज्वाइन करा दिया, तो दोनों में इस तरह से हो जाएगा, तो ये बन गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस। और कॉनकेव के केस में क्या होता था, रिफ्लेक्शन यहां से होता था, तो यहाँ पे हम दो स्फेरिकल मिरर्स कॉनकेव को ज्वाइन कराएंगे, तो कुछ कॉनकेव लेंस हमारा ऐसा बन जाएगा। तो कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव, एंड यहाँ पे आपका जो कॉन्वेक्स लेंस होता है अब वो क्या हो जाएगा, कन्वर्जिंग लेंस हो जाएगा, मतलब कि ये यहाँ पे अब आपकी रेस को कन्वर्ज करेगा एक पॉइंट पे, वहां पे आपका कॉन्वेक्स मिरर जो था वो डाइवर्जिंग था, और यहाँ पे जब ये लेंस बना तो ये कन्वर्जिंग हो गया, ओपोजिट हो जाता है, और कॉनकेव लेंस जो होता है वो डाइवर्जिंग हो जाता है, ये रेस को क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, देखो ऐसे आ रही है और इसको डाइवर्ज कर रहा है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स कॉनकेव आपका क्या हो गया, डाइवर्जिंग हो गया, क्लियर है ये। तो कॉन्वेक्स को हम क्या पढ़ेंगे, कन्वर्जिंग लेंस, और इसको क्या पढ़ेंगे, डाइवर्जिंग लेंस, ओके। सो ये यहाँ पे आपको दे रखा है, इसमें आपको यहाँ पे कॉन्वेक्स के लिए बताया हुआ है, ये थिकर होता है बीच से और एजेस से ये क्या होता है, कंपैरेटिवली थिन होता है, ठीक है, एंड ये कन्वर्ज करता है। कॉनकेव लेंस जो है वो बीच से कैसा है आपका, मिडल से पतला है और साइड से ये थिकर है, ठीक है, तो थिकर एट द एजेस और थिनर इन द मिडल, ठीक है। नाउ अब आप यहां पे देखो, इसका अगेन वही सब है, पहले हम क्या करते हैं, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, इसको मैं क्या बोलूंगी, प्रिंसिपल एक्सिस, और इसका जो सेंटर होगा वहां पे हम उसको ऑप्टिकल सेंटर बोलेंगे, और अपने लेंस को यहां पे प्लेस कर देंगे। उसके बाद इसका जो सेंटर होता है अगेन वही सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसका हाफ जो होगा वो क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। तो यहाँ पे एन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द टू सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, जो उनका सेंट्रल पॉइंट होगा उसे ऑप्टिकल सेंटर और ओ से डिनोट करेंगे, वहां पे हमने पोल से किया था, यहाँ ओ से करेंगे, बस यही डिफरेंस है। एंड जहां से ये सारा रिफ्रैक्शन होगा इसको क्या बोल देते हैं, अपर्चर, इसको क्या बोल देते हैं, अपर्चर। द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर आउटलाइन ऑफ अ लेंस इज कॉल्ड अपर्चर। फोकस क्या होता है, वही पैरेलल बीम ऑफ लाइट falls on the convex lens and it converges at a point after refraction. This F is called the
फोकल पॉइंट, मतलब यहां से रेज आएंगी और जहां पे ये कन्वर्ज होंगी वो इसका क्या बन जाता है, फोकल पॉइंट बन जाता है। फोकस एंड वही, ठीक है, क्लियर है ये आपको, ये साइन मतलब कि आप जस्ट रीड आउट कर लेना। अब हम रेज देखते हैं। वहां पे हमने 4 तरह की रेज करी थी। जो पैरेलल आ रही थी वो फोकस से जा रही थी, जो फोकस से आ रही थी वो पैरेलल हो रही थी, सी टू सी जा रही थी और पोल टू पोल हो रही थी विद द सेम एंगल। तो यहां पे ये बता देती हूँ, पहली रे हम लेंगे, जो पैरेलल आएगी वो फोकस से जाएगी, ये देखो ये यहाँ पे फोकस से आ रही है तो ये पहले सेंटर तक आएगी फिर ये पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। एंड थर्ड इसमें होती है कि वो आपके ऑप्टिकल सेंटर से आ रही है और वहीं से ही वापस चली जाएगी। तो यहाँ पे आपको 3 तरह की ही रेज यूज करनी है, पैरेलल, फोकस, फोकस पैरेलल, ऑप्टिकल टू ऑप्टिकल। इनमें से कोई भी आप 2 रेज यूज कर लो और आपके सारे डायग्राम्स बन जाएंगे। नाउ यहाँ पे जो आपका कॉन्वेक्स लेंस है उसके आपके 6 केसेस है और कॉनकेव के आपके सिर्फ 2 ही केसेस है। तो पहले हम कॉन्वेक्स को समझ लेते हैं 1 बाय 1, ठीक है। आपका सब कुछ सेम है, कुछ नहीं चेंज हुआ। जो हमारी पोजीशंस हम वहां पे मिरर्स में करते थे वही हमारी सेम पोजीशन हम यहाँ पे भी लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे, पहले हमने अपने ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखा था, यहां पे भी इंफिनिटी पे रखा है। इंफिनिटी से सारी रेज कैसी आती हैं, पैरेलल आती हैं, तो हमने पैरेलल रेज ले ली। आप कोई भी 2 से ही बना लेना, बट यहाँ पे ध्यान क्या रखोगे कि ये जो इसका सेंटर लाइन होती है ना लेंस की, आपको वहां तक स्ट्रेट लेके आना है, उससे पहले आपको बेंड नहीं करना, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। तो सारी पैरेलल आ रही हैं, जो भी पैरेलल आती है वो कहां पे मीट होती हैं, फोकस पे। तो ये सारी की सारी आपकी कहां मीट हो जाएंगी, फोकस पे, ठीक है। तो इंफिनिटी पे जब हमारी होगा ऑब्जेक्ट तो कहां पे इमेज फॉर्म होगी, फोकस पे, और बहुत छोटी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। सेकंड केस आपका जब आप बियॉन्ड सी आ गए हो, तो बियॉन्ड सी में आपको याद है कहां पे बना था, बिटवीन सी एंड एफ। यहां पे 2F1, दैट मीन्स आप इसको सी लेके चल लो, C1, और 2F2 को आप C2 लेके चल लो, क्योंकि हमने अपने केसेस को C और F से याद किया हुआ है तो आपको रिकॉल होने में इजी रहेगा, ठीक है। तो अब हमने ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा, बियॉन्ड सी। तो बियॉन्ड सी रखा तो पहली आप पैरेलल आई, वो कहां से जाएगी, फोकस से चली गई। दूसरी आप ऑप्टिकल सेंटर टू ऑप्टिकल सेंटर ले लो, क्योंकि यहाँ पे आपको दोबारा नहीं बनानी पड़ेगी। दोनों कहां पे मीट हो रही है, बिटवीन F एंड C, ठीक है। और यहां पे देखो ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज का साइज छोटा है, तो डिमिनिश्ड, रियल एंड इन्वर्टेड, और कहां पे बन रही है, बिटवीन F एंड C बन रही है। जब हमने कहां रखा था, बियॉन्ड C रखा था अपने ऑब्जेक्ट को। नेक्स्ट आपका एट सी, तो एट सी पे रखा था तो एट सी पे ही बन रहा था, वही सेम कहानी है, ठीक है। पहली हमने पैरेलल ली, फोकस से चली गई, दूसरी आपने ऑप्टिकल टू ऑप्टिकल ले ली, और ये कहां पे मीट हो गया, एट सी पे ही, एंड सेम साइज। तो सेम साइज, रियल एंड इन्वर्टेड कहां पे रखा, एट सी, और कहां पे फॉर्म हुआ, एट सी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बिटवीन सी एंड एफ। तो जब आप बिटवीन सी एंड एफ, वही पैरेलल आई, फोकस से चली गई, ऑप्टिकल सेंटर टू ऑप्टिकल सेंटर, तो ये बियॉन्ड सी मिल रही है और साइज देखो बढ़ गया, तो इनलार्ज हो गई, रियल एंड इन्वर्टेड हो गई, और ये हमने कहां पे रखी थी, बिटवीन सी एंड एफ, और ये कहां पे फॉर्म हो रही है, बियॉन्ड सी, ठीक है। नेक्स्ट आप एफ पे आ गए, तो जब हम फोकस पे आ जाते थे तो हमारी इमेज कहां भाग जाती थी, इंफिनिटी पे, ठीक है। तो हमने फोकस पे आ गए, ये देखो पहली वही पैरेलल टू फोकस, दूसरी ऑप्टिकल टू ऑप्टिकल, ये सीधी ही जा रही है, कहीं मीट होने का चांस नहीं है। तो जब हमने एफ पे रखा तो हमारी इमेज कहां फॉर्म हुई, इंफिनिटी पे, इनलार्ज, रियल एंड इन्वर्टेड। एंड द लास्ट केस बिटवीन F एंड P, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर, बिटवीन F एंड P, तो वही पहली रे आपकी पैरेलल आएगी, फोकस से जाएगी,
दूसरी ऑप्टिकल टू ऑप्टिकल, ये यहाँ पे पता नहीं डाइवर्ज होता जा रहा है, तो इसको हमने पीछे एक्सटेंड करके बनाया, वर्चुअली मीट करा लिया, तो ये यहाँ पे आपकी फॉर्म हो गई, तो ये इनलार्ज होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी आपका लास्ट केस। तो इट इज ऑल सेम एंड दिस इज वेरी इजी, क्योंकि यहाँ पे जो ये वाली रे है इससे हमारे डायग्राम्स बनाने बहुत इजी हो जाते हैं। तो आप इसकी फटाफट से सारी प्रैक्टिस कर लो। नाउ नेक्स्ट आपका कॉनकेव लेंस, इसके सिर्फ हमारे दो ही केसेस थे। पहला केस कि आप इंफिनिटी पे रख दो, और दूसरा केस इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पे भी रख दो। मैंने पहला इंफिनिटी पे ही रखा, पहली रे पैरेलल आ रही है, जो पैरेलल आएगी वो फोकस से जाएगी, और कॉनकेव जो है वो इस तरफ करेगा, तो हमने क्या कराया, इसको कॉनकेव से फोकस से पास कराया और इसको पीछे की तरफ दिखा दिया इस तरीके से, क्योंकि ये डाइवर्ज करता है। सेम यहाँ पे आपकी पैरेलल आई, ठीक है, ये डाइवर्ज करेगा, इसको हम पीछे मर्ज करके मिलाते हुए दिखा सकते हैं, तो एफ पे आपका इमेज बन जाएगा। पर हम वर्चुअली बना रहे हैं, डिमिनिश्ड हो रहा है एंड सेम साइड ऑफ द लेंस के बन रहा है। सेकेंड केस आप कह रहे हो बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, आप कहीं पे भी रख दो, मैंने यहां रख दिया, सेम यहां से आएगा, ठीक है, और ये डाइवर्ज हो जाएगा, इसको वर्चुअली पीछे मिलाएंगे फोकस से पास करते हुए। नेक्स्ट आपका ऑप्टिकल सेंटर टू ऑप्टिकल सेंटर से वो पास हो जाएगी, तो ये कहां पे मीट होगी, इधर, तो ये बिटवीन एफ एंड ओ के बीच में कहीं पे मिल रही है। वर्चुअल इरेक्ट, वर्चुअली मीट करा रहे हैं हम, ठीक है, डिमिनिश्ड है साइज में, तो कॉनकेव के 2 केसेस, कॉन्वेक्स के 6 केसेस, सारे सेम है, कुछ भी ज्यादा फर्क नहीं है। नाउ साइन कन्वेंशन जल्दी से देख लो, आपको सब कुछ वही वाला लेना है, कुछ भी नया नहीं है यहाँ पे। देखो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से डिनोट किया था, ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि अभी आपने देखा मैंने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, फिर से मैं ऐसा ग्राफ बना लेती हूँ, ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, हमने हमेशा अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा ना, तो यहाँ वाली साइड क्या है, नेगेटिव, तो मैंने यू को नेगेटिव ले लिया। आपने देखा कि कॉन्वेक्स लेंस में सारे इस तरफ ही बने, ठीक है, अभी हमने देखा हमारे सारे इधर ही बने थे, ये देखो यहां पे ही बन रहे हैं, ये वाली साइड क्या होती है, पॉजिटिव होती है ना, तो इस तरफ ही बन रहे हैं सब, ये देखो इधर ही बन रहा था, इधर ही बन रहा था, तो सारे जब इधर ही बन रहे हैं तो इसको मैं क्या कंसीडर करूंगी, पॉजिटिव। तो मैंने आपको बताया था कि V अगर कॉन्वेक्स का होगा तो आप बिना सोचे समझे पॉजिटिव ले लेना, और अगर वो कॉनकेव का होगा तो आप उसको नेगेटिव ले लेना, क्योंकि अभी आपने देखा हमने वर्चुअली मीट कराया है इस तरफ, इस वाली साइड नेगेटिव है, ठीक है, तो कॉनकेव का नेगेटिव, कॉन्वेक्स का नेगेटिव। सेम चीज हम फोकल के लिए भी लेते हैं, कॉन्वेक्स में वही मीट हो रहा था तो हमने इसका पॉजिटिव लिया, और कॉनकेव के केस में हम फोकल लेंथ को क्या ले लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे, ठीक है। एच डैश जो होता है, एच पहले हम ऑब्जेक्ट की हाइट एच हमेशा हम ऊपर की तरफ ही रखते हैं, तो पॉजिटिव, ठीक है, और अगर वो एच डैश है, अगर रियल है मतलब कि कॉन्वेक्स का केस है तो आप उसको नेगेटिव ले लेना, और अगर वो दिस इज इन्वर्टेड केस, ठीक है, और वो वर्चुअल होगा तो आप उसको क्या कर लेना, पॉजिटिव ले लेना, जो आपका कॉनकेव के केस में आएगा, ठीक है। तो दिस इज योर साइन कन्वेंशन, कुछ फालतू पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव इज ऑलवेज नेगेटिव, हम उसको हमेशा यू को नेगेटिव ले लेते हैं। V आपका कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव, फोकल लेंथ भी पॉजिटिव, ठीक है, और कॉनकेव है तो फोकल लेंथ भी नेगेटिव और V भी नेगेटिव, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप H डैश अपने आप फाइंड आउट कर लेते हो। सो दिस इज ऑल योर रे डायग्राम, यू कैन प्रैक्टिस so that you can do the numerical in a very easy way. Now the lens formula. Lens formula is also same as mirror formula. 1 by f equals to 1 by v minus 1 by u, वहां पे हमारा क्या था, प्लस था। अब जब लेंस हो जाएगा तो बस यहां पे क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा।
तो 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आपने पहले वाले को लर्न किया था। बस अब यहाँ पे प्लस की जगह माइनस हो गया। और आपको याद है मैग्निफिकेशन में क्या था, h डैश अपॉन h इक्वल्स टू माइनस v/u था, यहां सिर्फ v/u हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहां से वो हटा दिया और इधर हमने नेगेटिव लगा दिया। तो यही है, पहले आप फॉर्मूले में इधर उधर करोगे, देन आप वैल्यूज को पुट करोगे, बस आपको यही दिमाग में रखना है, दैट्स इट। तो इसके बेस्ड न्यूमेरिकल्स आप लोगों को दे रखे हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है एक तो 9.3। ठीक है, जल्दी से हम कर लेते हैं। यहाँ पे देखो आपको क्या कह रहा है, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस दिमाग में लाते ही सिर्फ दो केसेस, वर्चुअल इमेज बनती है, मुझे इसका सब कुछ नेगेटिव लेना है। फोकल लेंथ दे रखी है 15 सेंटीमीटर, देखो हमने नेगेटिव ले दिया। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस, तो ये हमसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछ रहा है। और इसने हमें क्या दिया है, इमेज, फॉर्म्स इन इमेज एट 10 सेंटीमीटर, तो ये हमें इमेज डिस्टेंस दे रहा है जिसको मैं नेगेटिव ही लूंगी। कॉनकेव आते ही सब कुछ नेगेटिव, चाहे मिरर था चाहे वो लेंस है। तो हमने क्या कर दिया, यहां पे आपने इधर अब ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है, तो हमें यहां पे u फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करूंगी, 1/f इक्वल्स टू, ये v उधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, और u यहीं पे ही रह जाएगा। ठीक है, तो आपने पहले फॉर्मूले में ही चेंज करा दिया, देन आप वैल्यूज को पुट कर रहे हो, कुछ आपका इस तरीके से आंसर आ जाएगा। u इज इक्वल्स टू -30। माइनस का मतलब क्या होता है कि आपकी इमेज कैसी है, इस तरफ बनी है, और कॉनकेव में जो इधर बनती थी वो क्या होती थी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। फिर आप मैग्निफिकेशन निकाल के दे दो, क्योंकि इसने हमें नहीं दिया तो हम मैग्निफिकेशन के लिए सीधा इसमें पुट करेंगे, यहाँ पे प्लस हो जाता है, सॉरी। ठीक है, नेगेटिव साइन नहीं आता लेंस में, तो हम जब ये यहाँ पे v/u में पुट करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, दैट इज 1/3, दैट इज 0.33, तो यानी कि डिमिनिश्ड भी बन रही है। हो जाएगा ये न्यूमेरिकल्स। नेक्स्ट देख लो, 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, मतलब कि h दे दिया, placed perpendicular to the principal axis of a convex lens of focal length। convex है तो मैंने प्लस ही लेना है। the distance of the object from the lens is this, तो यानी कि इसने हमें क्या दे दिया, u दे दिया, जो हमेशा ही नेगेटिव होता है। तो आपको v फाइंड आउट करना है, तो v के लिए आप सारी वैल्यूज को डाल दोगे, यहाँ पे +30 आ रहा है क्योंकि v में सारा ही उस तरफ बनता था, मतलब रियल एंड इन्वर्टेड। नाउ फिर आपको इसने h की भी वैल्यू दी थी, तो हम ये पूरे में डालेंगे, m इक्वल्स टू h डैश अपॉन h इक्वल्स टू v/u। h डैश हमें फाइंड आउट करना है, तो m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, h डैश इक्वल्स टू vh अपॉन में u। यहाँ पे आप सारी वैल्यूज डाल दोगे, -4 आ रहा है। ठीक है, और दिस, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका ऑब्जेक्ट और जो हाइट है वो क्या आ रही है। क्लियर? तो जल्दी से ये न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर लो। बैक एक्सरसाइज में भी 2-3 दे रखे हैं आपको लेंस से रिलेटेड, दिस वन, ठीक है, एंड बाकी आपके मिरर्स के थे, तो ये 2 न्यूमेरिकल्स और कर लेना एंड आंसर मैच कर लेना। नाउ द लास्ट टॉपिक इज पावर ऑफ अ लेंस। पावर ऑफ अ लेंस भी हम फाइंड आउट कर देते हैं, कुछ भी नहीं होता, रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। तो पावर क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। पावर इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। यहां पे आपको दिमाग में रखना है, आप इसको छोड़ देना, ये नहीं करना कुछ भी आपको, सिर्फ आप ये दिमाग में रख लो। ठीक है, P इज इक्वल्स टू 1/f। नाउ यहाँ पे आपको जो चीज माइंड में रखनी है कि f हमेशा इन मीटर्स ही होना चाहिए आपका। अगर आपको न्यूमेरिकल में ये सेंटीमीटर में गिवन है तो पहले आप उसे मीटर में चेंज करोगे, देन आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, सो दैट हमारी जो SI यूनिट है वो मैच हो सके, दैट इज डायप्टर। बिकॉज ये कहता है 1 डायप्टर इज द पावर ऑफ अ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर।
सो हमारी स्टैंडर्ड यूनिट के लिए आपको मीटर में ही वैल्यू होनी चाहिए। दैट्स इट। कभी आपको एफ दे देता है, कभी आपको पी दे देता है। सपोज टू बी कि अगर ये आपको बोलता है एफ इक्वल्स टू 2 मीटर, देन व्हाट इज द पावर? तो आप क्या करोगे, यहां पे 1/2 कर रहे हो तो कितना आ जाएगा 0.5 डायप्टर इज योर पावर। सपोज टू बी कि ये आपको दे रहा है 2 डायप्टर, तो बोल रहे कि आप इसकी फोकल लेंथ निकाल दो, तो हम क्या करेंगे, P इज इक्वल्स टू 1/f था, f उधर चला जाएगा, पावर नीचे आ जाएगा। सेम थिंग 1/2 दैट इज 0.5 मीटर। ठीक है, तो ये सब बस आपको ध्यान रखना है और आपका चैप्टर फिनिश। आई होप आपको समझ आया होगा। रे डायग्राम्स की बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। न्यूमेरिकल के अंदर आपका क्वेश्चन आता है, उसी के साथ में ही आपका क्या आ जाता है, रे डायग्राम बनाने को आ जाता है। तो पहले आप प्रैक्टिस करो, फिर हम कुछ क्वेश्चंस उस तरीके के भी कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।